Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 9 physics subject chapter sound. So our last topic was that we have described the reverberation or practical applications of reflection of sound, and we have also just calculated the minimum distance between the observer and the obstacle for echo. ठीक है कि echo के समय मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच। तो टुडे हम बात करेंगे आज ऑडिबल रेंज के बारे में। ऑडिबल कौन सी रेंज होती है जो साउंड की वेव रेंज को सुना जा सके, उसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करें, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, तो हम उस साउंड को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक की होती है। इस रेंज के बीच में अगर कोई भी साउंड होगा तो वो हमें सुनाई देगा। मीन्स हमारे ईयर उस साउंड के लिए सेंसिटिव होंगे। तो ऐसे साउंड को हम ऑडिबल साउंड बोलेंगे जिसको सुना जा सके। मीन्स जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 2000 हर्ट्ज तक होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक की, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कौन सी होती हैं? इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस हो, लेस देन 20 हर्ट्ज। तो ऐसा साउंड जो 20 हर्ट्ज से लेस हो उनको इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। जो इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसमें जो वेव पैदा होती हैं अर्थक्वेक वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। मीन्स वो इंफ्रासोनिक होती है। अच्छा, अगर आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कोई एनिमल या ऐसा कोई इस धरती पे है जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सके, तो वो है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स हैं, ठीक है, राइनोसर्स हैं और वेल मछली जो होती है, वेल भी सुन सकती है इंफ्रासोनिक साउंड को। तो ये अलग अलग एनिमल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी ऑडिबल रेंज कहाँ तक है। कईयों की 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, कईयों की 10 से स्टार्ट होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग की 20 से लेके 2000 तक होती है, और कई 2000 से ऊपर तक भी बड़ा सुन सकते हैं। क्लियर है जी पॉइंट? एक्चुअल में ये 2000 नहीं है, 20,000 है, 20,000 सॉरी 20,000। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होगा जो फ्रीक्वेंसी साउंड की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगी। तो ह्यूमन बीइंग इसको नहीं सुन सकते। अगर मैं बात करूं कि ये वेव्स पैदा कहाँ पे होती हैं, तो जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करता है। कई एनिमल्स हैं जो ऐसी वेव्स को सुन सकते हैं, जो जिनके ऑडिबल रेंज में ये आती हैं। वो है डॉग, बैट्स होते हैं, बैट्स चमगादड़ बोलते हैं जिनको, डॉल्फिन होती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ये इनकी रेंज में आते हैं। नेक्स्ट है सोनिक बूम, टॉपिक है नेक्स्ट सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? देखिए, एक वर्ड सुना होगा आपने, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक वर्ड उससे बना है कि उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट जो है इतनी स्पीड से ट्रैवल करे किसी जगह पे कि उसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा हो जाए, जैसे हम मान लो एग्जांपल के लिए एयर में एग्जांपल लगाएं कि 363 मीटर पर सेकंड जो है साउंड की स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल। सो कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे रॉकेट है, ठीक है, या सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इस स्पीड से भी ज़्यादा चल पड़ते हैं, इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड होती है उनकी। तब जब वो चलेंगे, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं बना देता हूँ एक ऐसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सो ये इस तरफ जा रहा है चला हुआ, तो होगा क्या, जो साउंड ये प्रोड्यूस करेगा उस साउंड से ज़्यादा इसकी स्पीड है, तो वो साउंड उसको कभी अपने से आगे नहीं निकलने देगा। और जब वो साउंड पीछे जाएगा तो वो पीछे की तरफ ऐसे वेव्स बनाता हुआ चलता है, ऐसे पीछे ही चलता रहता है वो हमेशा।
फ्रंट में नहीं जा पाएगा, इसके कभी भी आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड जो है इसकी स्पीड से कम हो जाती है। तो ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं सोनिक बूम, इसको हम सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। क्या होता है अल्ट्रासाउंड? ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इन्हीं से बना है अल्ट्रासाउंड। आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में होता है अल्ट्रासाउंड। तो वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इनके लिए ह्यूमन बीइंग तो इनको नहीं सुन सकते, बट डॉग, बैट या फिर डॉल्फिन इनको सुन सकती हैं ऐसी वेव्स को। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक टेक्निकल एप्लीकेशन को ही हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसकी हेल्प से मतलब कि बहुत से यूज़फुल काम किए जाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मींस एक ही डायरेक्शन में काम करता है वो। तो उसको हम ऐसे टारगेट कर सकते हैं जैसे एक टॉर्च हो, ठीक है, किसी पार्ट के अंदर देखने के लिए, मेटल्स के अंदर झांकने के लिए, या फिर ह्यूमन बॉडी को अंदर से स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। समझ रहे पॉइंट ये? इसकी आगे एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है देखिए। अनबॉर्न बेबी को देखने के लिए यूज़ होता है। अनबॉर्न बेबी को देखने के लिए, जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है। न्यू मटेरियल्स को बनाते टाइम उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, ठीक है। एक ब्लाइंड लोगों के लिए, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए अल्ट्रासोनिक स्पेक्टेकल्स चलते हैं। अल्ट्रासोनिक स्पेक्टेकल्स ये यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। मेडिकल यूज़ में तो आपको पता ही है, जैसे एक्सरे होता है ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने के लिए हम मेडिकल यूज़ में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। एक होता है इकोकार्डियोग्राफी। ये हार्ट से संबंधित मेडिकल का ही यूज़ है। एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके हम हार्ट की इमेज को देखते हैं। हार्ट इमेज क्लियर है पॉइंट ये तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस। फर्दर अगर बात करें और में अल्ट्रासाउंड के अगर यूज़ में जाएं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे यूरेनियम को हम यूज़फुल करते हैं, उसमें यूरेनियम का यूज़ करते हैं। यूरेनियम जो है वो ब्लास्ट होता है यूरेनियम में, जैसे एटम बॉम्ब में होता है, ठीक है। सी डेप्थ, समुद्र की गहराई को नापने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, ठीक है जी। और ऐसी कई जगहों पे, और हमने लास्ट टॉपिक में किया था सोनार, जो सोनार हमने एप्लीकेशन की थी कि जो ये टेक्निक जो है वो शिप्स में यूज़ करते हैं, सबमरीन में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं कि जो बड़े बड़े संकन शिप्स होते हैं, या कोई पत्थर होते हैं, या फिर आइसबर्ग्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब कि जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक वगैरह है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है, तो समुद्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को देखने के लिए भी इस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम, सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड ही यूज़ होती है। इसमें जो साउंड यूज़ होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक शिप से सेंड किया जाता है। जब वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, तब उस जो टकराने जाने का और आने का टाइम है, उस टाइम के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट शिप से कितनी दूर होगा। उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई भी आइसबर्ग या फिर शंकन शिप या फिर कोई पत्थर बड़ा, ठीक है, या कोई दूसरी सबमरीन, वो कितनी दूर है। तो इस हिसाब से हम सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चाइल्ड हियर एन इको फ्रॉम अ क्लिफ 4 सेकेंड आफ्टर द साउंड फ्रॉम अ पावरफुल क्रैकर। एक पटाखा चलाया जाता है और 4 सेकेंड बाद उसकी इको सुनाई देती है। तो टाइम जो दे दिया आपको साउंड ट्रैवलिंग का वो 4 सेकेंड है। अब ये 4 सेकंड किसका टाइम है? देखो, अगर मान लीजिए ये क्रैकर चला, पटाखा चला, तो वो किसी ऑब्स्टैकल के साथ जाके टकराई होगी उसकी आवाज़ और फिर सुनाई दी होगी इको। तो
चलने वाला जब साउंड था और उसके बाद जो इको सुनाई थी, उनके बीच का गैप 4 सेकंड है। मतलब इस 4 सेकंड में जैसे यहाँ पे क्रैकर जलाया गया और यहाँ पे वो टकरा के वापस आया और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो पहले साउंड यहाँ से यहाँ तक गई होगी, फिर यहाँ से वापस आई होगी, तो इसने d को क्या कवर किया, 2 बार कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया d प्लस d, 2d डिस्टेंस हो गया। अब हम अगर वेलोसिटी निकालें इसकी, या स्पीड कह लो आप, तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम कितना आएगा, 2d बाय 4 सेकेंड, कट के कितना आ जाएगा, d बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो d बाय 2 सेकेंड लिख लो आप यहाँ पे। वेलोसिटी हमें गिवन है, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में दी है हमें 344 मीटर पर सेकंड। ये किसके इक्वल आ गया, d बाय 2 सेकंड के इक्वल आ गया ये। ठीक है, उसके बाद d निकालना है यहाँ से। जब d निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 344 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 688 मीटर। 688 मीटर कहने का मतलब है कि एक चाइल्ड जो है वो एक क्लिफ पे खड़ा है, तो ठीक है, वो क्लिफ जहाँ क्रैकर चला था और वो क्लिफ कितनी दूर थी उससे, ये 688 मीटर, उसका डबल डिस्टेंस आ गया, d निकाल लिया हमने, मतलब ये। ठीक है, ये द क्लिफ इज द डिस्टेंस ऑफ 688 मीटर फ्रॉम द चाइल्ड। ये एक तरफ का डिस्टेंस निकाल लिया हमने, d डिस्टेंस। क्लियर है जी पॉइंट। नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल जो गिवन है वो देखिए, अ शिप है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रिसीव करती है एंड इको आफ्टर 1 सेकेंड। इसमें टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 1 सेकेंड का टाइम हो गया हमारे पास, 1 सेकेंड। और डेप्थ जो है सी की वो पूछी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डेप्थ इज इक्वल टू d, इसको d मान लेते हैं। डेप्थ अगर d है तो साउंड की इको जो है वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो मानेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, की साउंड जब शिप से गया होगा और मुड़ के दोबारा से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आया होगा तो कितना कवर किया होगा, जो डिस्टेंस डेप्थ का है उसे डबल 2d हो जाएगा। ठीक है, स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 2d, टाइम कितना है 1 सेकेंड। ठीक है जी, तो d कितना आएगा, यहाँ से d आ जाएगा, देखिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, ये जो स्पीड है ये कितनी गिवन है हमें, ये हमें दी हुई है 1500 मीटर पर सेकेंड, इनटू में टाइम कितना आ जाएगा, ये 2d था एक्चुअल में, 2d, इतने में टाइम 1 है, तो ये 2 जो है यहाँ पे d आ जाएगा, 2 डिवाइड होकर इधर आ जाएगा, तो कट के कितना आएगा d 750 मीटर। मीन्स हमने d निकाल ली, मीन्स हमने डेप्थ निकाल ली सी की, कितनी है 750 मीटर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ सोनार इको टेक्स 2.2 सेकेंड टू रिटर्न फ्रॉम अ व्हेल, और हाउ फार अवे इज द व्हेल, व्हेल कितनी दूर है, और हमें टाइम दे दिया है 2.2 सेकेंड, 2.2 सेकेंड ये टाइम दे दिया है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये टाइम टेकन है सिग्नल के द्वारा, ये सिग्नल का टाइम है जब सिग्नल वापस आता है, मतलब टकरा के। तो जब सिग्नल जो है वेल तक पहुंचा होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा, सिंपल सी बात है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ और ये वेल है, तो जब टकराया और टकरा के वापस आया उसको आने में लगे 2.2 सेकेंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, जब जहाँ पे वेल है यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, उसको हाफ लगेगा, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच द व्हेल, रीच व्हेल, वो कितना हो जाएगा 2.2/2, मतलब 1.1 सेकेंड, ये 1.1 सेकेंड आ गया। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हेल, ये हमने निकाला। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड होती है, वो इसमें न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है, कि जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, समुद्र के पानी में जो साउंड की स्पीड है वो गिवन होती है एक्चुअल में, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा, 1533 मीटर पर सेकेंड। तो अब डिस्टेंस निकालना बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इसको डी माना है, डी यहाँ पे, तो डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 1533 इनटू टाइम कितना था 1.1, ये पॉइंट हटा के हम 5 में 100 सॉरी 10 लगा लेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कितना आएगा बाय 10 और 1686.3 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। सो हमने डिस्टेंस निकाल लिया ट्रैवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ऑफ वेव, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड टू वेव, ठीक है जी। सो ऐसे आप सोनार सिस्टम की एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो आप इससे। आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का क्या स्ट्रक्चर होता है देखिए, डायग्राम जो है वो तो एक्चुअली आपको बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। इसके डायग्राम में होता क्या है कि यहाँ पे जो कैनाल होती है, ईयर कैनाल, उसमें यहाँ पे आपका एक ईयर ड्रम होता है लगा हुआ। ईयर ड्रम के बाद यहाँ पे ऐसे 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ईयर ड्रम लगा होता है, और यहाँ पे कॉकलिया होता है घुमावदार, ऐसे एक बैंड बना होता है ऐसे घूम के, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे एक डक्ट होती है ऐसे, जिसको हम कॉकलियर डक्ट बोलते हैं, कॉकलियर डक्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन कौन से, जिसको हम पर्दा बोलते हैं कान का, मेम्ब्रेन, ये होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये कैनाल होती है ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। साउंड वेव जो है वो ईयर में, जैसे ये ईयर का स्ट्रक्चर है यहाँ से, तो साउंड वेव यहाँ से एंटर करेंगे ईयर कैनाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मैलियस, ये मैलियस होता है। और मैलियस के ही बिल्कुल पास यहाँ पे ये जो पार्ट बना है, इसको हम बोलते हैं इंसस पार्ट, इंसस पार्ट, सॉरी INCUS, इंसस पार्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो पार्ट है ये होता है स्टेप्स, स्टेप्स इन ओवल विंडो, ये पार्ट होता है, ठीक है। और इस ये जो हमने बनाई है कॉकलियर डक्ट बनाई है, इस डक्ट में ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम ऑर्गन बोलते हैं कॉर्टिका, और एक को बेसिलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन नीचे की तरफ होती है यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है जी पार्ट। ये हमारा ईयर जो होता है बड़ा डेलिकेट और फ्रेजाइल ऑर्गन होता है, ठीक है। इसकी केयर करनी बड़ी ज़रूरी है, और केयर के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए ये आप अच्छे से जानते हो। आपने जब क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, और साथ में इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। और साउंड वेव एंटर करती हैं, फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो कलेक्ट करता है ईयर, उसको पिन्ना बोलते हैं। यहाँ पे पिन्ना होता है, पिन्ना पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, PINNA, पिन्ना बोलते हैं उसको, कलेक्टर को, ठीक है। और फिर जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ईयर ड्रम की हेल्प से उस साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है, कई गुना साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे साउंड जो है वो 3 बोन्स आती हैं साउंड में आगे, जिसको हैमर, एनविल और स्टीरअप, जो 3 बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं हैमर, एक होती है एनविल और एक स्टीरअप। ये 3 हड्डियाँ, इन्हीं का सारा काम होता है, यहाँ पे होती हैं ये, तो इन्हीं का काम होता है सारा कि साउंड जो है हमारे माइंड तक कैसे जाएगा, ठीक है। वेव्स बन जाती हैं साउंड की, उसके बाद जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये जो वाइब्रेशंस हैं ये सारी ब्रेन तक जाती हैं। उसके बाद हम किसी साउंड को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये साउंड किस ऑब्जेक्ट से आ रहा है और कितना साउंड आ रहा है, ये सभी बातें हम तब जान सकते हैं। कुछ सजेशन देते हैं डॉक्टर
हेल्दी ईयर्स के लिए कि अपने ईयर को हेल्दी करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी हार्ड या किसी भी मटेरियल से अपने ईयर को हिट मत कीजिए। कभी भी ज़्यादा लाउड साउंड को नहीं सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड को नहीं सुनना चाहिए। और कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी ईयर कैनाल में इंसर्ट मत करवाइए, क्योंकि ये आपके इसको, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम बोलते हैं जिसको, इसको डैमेज करवा सकती है, डैमेज हो सकता है ये, और जिससे हम कोई भी पर्सन है वो डीफ हो सकता है, बहरा हो सकता है, उसको सुनाई देना बंद हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो इस चैप्टर के बेस पे आप अपने न्यूमेरिकल कीजिएगा, जितने भी एक्सटर्नल न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना और इसके नोट्स क्रिएट कर लेना। ओके, थैंक यू।